COP26, क्या है नेट जीरो, क्या है क्लाइमेट कोलैबोरेशन, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट चंद्रभूषण के आई फॉरेस्ट के सीईओ है। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा। तो चंद्रभूषण, जिस तरह से वर्ल्ड लीडर से कह रहे हैं, 120 वर्ल्ड लीडर ग्लासगो में इकट्ठे हो रहे हैं और बात कर रहे हैं पर्यावरण पर, एनवायरमेंट पर, धरती के टेम्परेचर पर, तो क्या इस तरह से हम एक एज पर आ गए हैं? क्या ग्लासगो आखिरी उम्मीद है? मैं इस तरह से नहीं बोलूंगा। हर एक क्लाइमेट मीटिंग के पहले, जो कि साल में एक बार होती है, इस तरह से उसको हाइप अप किया जाता है कि ये आखिरी चांस है। अब तक 25 है, ये 26वीं मीटिंग है। ये मीटिंग थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोविड के बाद हो रहा है। पिछले 2 साल मीटिंग नहीं हुई थी। कोविड के कारण मीटिंग पोस्टपोन हुई थी और ये पहली मीटिंग है 2 साल बाद। ये 2 साल बाद के अलावा ये मीट है ट्रंप के जाने के बाद और बाइडेन प्रेसिडेंसी में। आपको मालूम होगा कि जो ट्रंप थे वो अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकाल के ले गए थे। तो और बाइडेन जब प्रेसिडेंसी उन्होंने जब संभाला तो वो फिर पेरिस एग्रीमेंट में अमेरिका को लेके आए। तो कुछ मायनों के कारण इस मीटिंग की अहमियत ज्यादा दी जा रही है, लेकिन ये मीटिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले 25 था। मैं इसको कोई उतना इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं बोलूंगा। और मेरा तो ये कहना हुआ कि इस मीटिंग में हमें ज्यादा मेहनत जरूर करनी है, लेकिन इस मीटिंग में हमें आउटकम की तरफ देखना चाहिए, ना कि सिर्फ बात करने में, जो कि पिछले 25 मीटिंग्स में हुई है। जी, तो अगर हम जिस तरह बात हो रही है कि धरती का टेम्परेचर हमें बढ़ने नहीं देना, और ये बात कर रहे हैं कि इस सदी के अंत तक ये 2.7 डिग्री तक बढ़ सकता है, डिजास्ट्रस हो सकता है, और हमें उसको कम रखने के लिए तापमान धरती का कोशिशें करनी होंगी, विकसित देशों को भी और विकासशील देशों को भी। तो क्या हासिल किया जा सकता है 26 से? देखिए, इस कॉप का बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि जो पेरिस एग्रीमेंट 2 साइन हुई थी और 197 देश पेरिस एग्रीमेंट को साइन किए थे, उस पेरिस एग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है और उसके लिए रूल बुक बनाना है। और 6 साल से रूल बुक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पेरिस एग्रीमेंट्स के सारे रूल तैयार नहीं हैं। तो इनका ग्लासगो में सबसे बड़ा तो एजेंडा है कि आप पेरिस एग्रीमेंट के सारे रूल को किस तरह से बना लें ताकि पेरिस एग्रीमेंट पूरी तरह से उसका हो हम इंप्लीमेंट कर सके। पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में आज के दिन में, और ये पिछले 25 साल से देखा गया है, बहुत फासला है एक दूसरे के सोच में कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को सॉल्व किया जाए। दोनों में बहुत डिस्ट्रस्ट है। तो ग्लासगो को हमें इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि उन्होंने माना है कि उनकी जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि उनके पास पैसा भी है और उन्होंने जलवायु परिवर्तन और उन्होंने सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी किया है, जिसके कारण की जलवायु परिवर्तन हो गया। तो डेवलप्ड कंट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक लेनी चाहिए, एक फाइनेंस का प्लान देना चाहिए, और डेवलपिंग कंट्री को भी आगे आके अपना जो उत्सर्जन किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने की जरूरत है। तो दोनों साइड, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को मिलके काम करने की जरूरत है। इसी को हम क्लाइमेट कोलैबोरेशन कह रहे हैं कि आप कोलैबोरेट कीजिए। 25 साल से काफी लड़ाई की है, उसमें कोई आगे बढ़ा नहीं है मामला। अब उतना समय नहीं है हमारे पास। जैसे कि आपने बताया कि अगर अगले 10-15 साल में हमने बहुत एक्शन नहीं लिया तो जो तापमान है वो तो 2 डिग्री तो क्रॉस करेगा करेगा। उसके आगे कितना क्रॉस करेगा ये डिपेंड करता है कि हम एक्शन क्या लेंगे। लेकिन 2 डिग्री तो तापमान क्रॉस करना एकदम निश्चित है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें ग्लासगो में, पेरिस का रूल बुक फाइनलाइज करें। मेरे अंदाज से ये दो बहुत बड़ा एजेंडा है। जी, इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चल रहा है, टेल द ट्रुथ।
तो जो एनवायरमेंट के कैंपेनर्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं वर्ल्ड लीडर से, कि कौन सा सच वो कह रहे हैं, कि आप बताइए। देखिए, ये यंग क्लाइमेट कैंपेनर हैं, जो बच्चे हैं, जो कि यंग क्लाइमेट, जो कि नए नए क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं। वो काफी, जैसे कि ग्रेटा थुनबर्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और इसी तरह से बाकी देशों में भी जो यंगस्टर्स हैं वो काफी क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि उनके फ्यूचर के बारे में, जो अगली नस्ल आने वाली है, क्लाइमेट चेंज उसको सबसे अधिक इंपैक्ट करेगा, नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये जनरेशन काफी चिंतित है। ये चाहते हैं कि अभी के जो लीडर हैं वो सच्चाई बोले, वो एक्शन ले, और इसीलिए नया हैशटैग ट्विटर पे चल रहा है, टेल द ट्रुथ, कि आप लोगों ने सच्चाई हमें नहीं बताई है। आप लोग ये नहीं, आप एक्शन भी सच्चाई और ईमानदारी से नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है वर्ल्ड में। मेरे अंदाज से एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर नेक्स्ट जनरेशन इस पूरे चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक अच्छे सोच से और रिस्पॉन्सिबल सोच से ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो लीडरशिप को समझेगा। तो ये दुनिया के लिए और देशों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। और यही उनका ये कहना है कि आप सच बोलिए, टेल द ट्रूथ, टेक एक्शन। ये उनका आज के दिन में एक तरह से नारा है। जी। साथ ही चंद्रभूषण, हम एक चर्चा करते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे बात करें जबकि जहां रोजगार के लिए कोल पर निर्भरता है, तो वहां अगर हम ट्रांजिशन करते हैं कोल से, तो ऐसे में कार्बन फाइनेंस की जरूरत होगी। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस भारत को करनी चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, चाहे कार्बन फाइनेंस की बात हो, तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो ऐसे देश जहां कोल पर ज्यादा निर्भरता है, उन्हें किस तरह के सपोर्ट, किस तरह की कोलैबोरेशन, किस तरह की मदद की जरूरत होगी, और डेवलप्ड कंट्रीज को किस तरह से आगे आना चाहिए, और जो विकसित देश है उनको किस तरह के नेगोशिएशंस करने चाहिए उनके साथ। देखिए, कोयला खत्म करना आसान चीज है। आज के दिन में 70% जो बिजली है हमारे देश में वो कोयले से आती है, जबकि बाकी देशों में बिजली की पैदा नेचुरल गैस से होती है। उसका कारण बहुत सिंपल है, कुछ 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 देशों के पास कोयला है, कुछ देशों के पास नेचुरल गैस है, कुछ पास ऑयल है, कुछ किसी के पास हाइड्रो पावर है। तो जो जो जिस जिस देश के पास रिसोर्सेज हैं वो उसका इस्तेमाल करती हैं। भारत और चीन कोयले कोयले पे डिपेंडेंट है, साउथ अफ्रीका कोयले पे डिपेंडेंट है, इंडोनेशिया कोयले पे डिपेंडेंट है। जबकि अमेरिका में कोयला 20% से कम बिजली देता है, 40% गैस पे है। यूरोप पूरा गैस पे मूव कर गया है। तो कोयला पे जो प्रेशर है वो इसलिए है कि कोयले से उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का काफी होता है, और कोयला पोल्यूटिंग फ्यूल है, वायु प्रदूषण भी कोयले से होता है। लेकिन ये कहना कि आप सिर्फ कोयले को खत्म कर और नेचुरल गैस के बारे में बात ना करें, ये सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन को लेकर कोयला जितना हानिकारक है, उतनी हानिकारक ऑयल भी है, और उतना हानिकारक गैस भी है। तो पहला तो मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ कोयले पे बात करना और गैस और ऑयल पे बात नहीं करना वो सही नहीं है। हमें तीनों को, सारे फॉसिल फ्यूल को खत्म करनी पड़ेगी। हो सकता है कोयला हम 10 साल पहले करें, ऑयल और गैस 10 साल बाद करें, लेकिन हम पे सब पे बात करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोयला इसलिए नहीं आसान है क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्य हैं जहां पे कोयले का पैदावार है, और कोई 50 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कि कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड के लिए और डेवलपमेंट के लिए। और उन 50 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम लोग रहते हैं, 20 से 25 करोड़ लोग। तो बहुत भारी मात्रा में लोग कोयला पे डिपेंड करते हैं। तो इसको अगर हमें ट्रांजिशन करना है तो हमें के लिए नया इकोनॉमिक प्लान बनाने की जरूरत है और उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। उनको कोयले इंडस्ट्री को बंद करके हमें नई इंडस्ट्रियां लानी पड़ेंगी, वहां पे नए तरह के रोजगार देने के उपाय सोचने पड़ेंगे। इसमें हमें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि भारत अकेले नहीं कर सकता है। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बाहर की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज जा सकता है
क्योंकि कोयला कोई हमारे देश के लिए बहुत अभी के समय कोयला के कारण प्रदूषण भी है, कोयला के कारण क्लाइमेट चेंज भी है, और कोयला से अब कंपटीशन करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी भी आ गई है जो कि सस्ती है। तो अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी है। तो इन सभी मुझे लगता है कि हमें अब कोयला के फेज आउट पे पहले फेज डाउन धीरे धीरे कम करके अल्टीमेटली फेज आउट पे बात करने की जरूरत है और प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि अगले 20 साल 25 साल में हम कोयले को खत्म कर सकें। जी, और किस तरह का एक क्रेडिबल फाइनेंस प्लान जो है डेवलप्ड नेशन से उनकी तरफ से आना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश है वो कह सकते हैं हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, हमें और अगर हम ट्रांजिशन करते हैं एनर्जी पर, ग्रीन फ्यूल पर या वैकल्पिक स्रोतों पर, तो बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत रिसोर्सेज लगेंगे, वो कहाँ से आएंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि कंट्रीज की तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के दिन में अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे है, क्योंकि उन्होंने को 8% हिस्टोरिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है उन्होंने किया, और इसीलिए उनको आना चाहिए, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उन्होंने पैसा भी उनके पास है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। और क्लाइमेट चेंज से सिर्फ हिंदुस्तान में जाम्बिया में इंपैक्ट नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज के कारण अब डेवलप्ड कंट्रीज में भी लोग मर रहे हैं। लोगों ने, आपने देखा होगा इस साल कैलिफोर्निया में तरह से आग लगी थी, या स्पेन में या ग्रीस में, या जिस तरह से अब जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो स्कॉटलैंड ग्लासगो जहां मीटिंग हो रही है बाढ़ आई हुई है। तो जलवायु परिवर्तन किसी को छोड़ने वाला नहीं है, और इसीलिए अगर आप जलवायु परिवर्तन से बचना चाहते हैं तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक इस तरह की कोलैबोरेशन नहीं होगी, जिस तरह का साथ में काम करने की अगर इच्छा नहीं होगी और हम नहीं कर पाएंगे, तो क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे अंदाज से क्रेडिबल फाइनेंशियल प्लान, जो आपने पूर्णिमा बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज को ये बहुत बताना पड़ेगा कि आप क्या, वो खुद आके बताएं कि अगले 10 साल में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इस तरह की टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करेंगे, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा डेवलपिंग कंट्रीज में भी। वो भी चाहेंगी कि वो जैसे कोयला जैसे प्रदूषित जो ईंधन है उसको खत्म करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए। तो एक क्रेडिबल फाइनेंशियल प्लान खुद डेवलप कंट्रीज को आगे बढ़ के अनाउंस करना चाहिए। जी, साथ ही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह का ग्राउंड वर्क इस मीटिंग से डेवलपिंग कंट्रीज को करना चाहिए था कि उनकी क्लाइमेट फाइनेंस जो डिमांड है वो पूरी हो पाए, वो नेगोशिएशन के लिए बहुत स्ट्रांग हो। मेरे अंदाज से ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा होता नहीं है। इसी कारण से इन मीटिंग में कोई रिजल्ट जो चाहिए हमें वो आया नहीं है। पिछले 25 साल का तो यही एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। मैं क्लाइमेट मीटिंग में पिछले 10-12 साल से मैं इन्वॉल्व रहा हूं, और मुझे यही लगता है कि जो निगोशिएटर्स हैं जब वो पहुंचते हैं मीटिंग में तो कोई बहुत सॉलिड ग्राउंड वर्क करके नहीं आते हैं, और वहां पे बैठ के वो टेक्स्ट पे काम करते हैं। मेरे अंदाज से ग्लासगो में भी अभी कोई बहुत सॉलिड ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है। तो जो प्रिपरेशन होनी चाहिए पहले से सभी पार्टियों की, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज तो खैर ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं क्योंकि उनके पास लोग हैं। हमारे पास तो लोग भी कम है जो कि क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस पे काम करते हैं। तो ग्राउंड वर्क है वो होना चाहिए, होता नहीं है। लेकिन चल के मेरे अंदाज से भारत जैसे देश को अपनी निगोशिएटिंग टीम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, तभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू को आगे ले जा सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें तर्क से, इंफॉर्मेशन से, स्टैटिस्टिक से जो है डेवलप कंट्रीज को कन्विंस करने की जरूरत है। सिर्फ एक दूसरे को एक्यूज करने से कि आपने ये किया और मैंने ये किया, उससे क्लाइमेट चेंज सॉल्व होने वाला नहीं है। मैं इसके बारे में लिख भी रहा हूं कि अब आप
जो तू मैं का 25 साल से चल रहा है उसको खत्म कीजिए और आपस में बात कीजिए, और दोनों तरफ से एक दूसरे को समझने की जरूरत है। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अपने डीकार्बनाइजेशन प्लान पर बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय कह देता है कि हमारा पर कैपिटा एमिशन कम है। बहुत सारे इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं। कितने हमारी तरफ और से सीरियस एफर्ट हो रहे हैं, और क्या हम जब हम टेबल पर आते हैं तो हमें किस तरह से स्ट्रांगली अपनी बात को रखना चाहिए एज ए नेशन? देखिए पूर्णिमा, मैं आज के दिन में डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मानता, और अगले 5 साल में तो जी और भी नहीं मानूंगा। और उसका कारण ये है कि आज के दिन में हम अब एक नई इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख सकते हैं, जो कि ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसने सोचा था आज से 5 साल पहले कि कोयला महंगा होगा, कोयले से जो बिजली निकलती है वो महंगा होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी सस्ता। कोई ये नहीं सोच सकता था 5 साल पहले भी। लेकिन आज वो सच्चाई है। किसने सोचा था कि जितने पैसे में आपको पेट्रोल और डीजल की कार मिलेगी, उतने पैसे में अब बिजली की भी कार मिलेगी। जी और अगले 2 साल में, 3 साल में बिजली की जो गाड़ी है वो सस्ती होगी और पेट्रोल महंगा होगा और भी। तो हम एक फ्यूचर को देख रहे हैं जो कि ग्रीन फ्यूचर है, और वो डेवलपिंग कंट्री में है। आज के दिन में क्लाइमेट चेंज के कारण भारत पिछले साल कोई $87 बिलियन, जो कि 3% है हमारे जी, वो हमने खोया है क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट के कारण। भारत जैसा देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्लाइमेट चेंज से सूखा हो रहा है, बाढ़ हो रही है, पुल ब्रिज हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो मेरे अंदाज से अब इसको हम नजरअंदाज नहीं करते। क्लाइमेट चेंज से बहुत हानि हो रही है, और दूसरी तरफ नई इंडस्ट्री, ग्रीन इंडस्ट्री बनाने से फायदा हो रहा है। तो हमें किस तरफ जाना चाहिए? ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि हमें विकल्प हमारे सामने क्या है। हम अब कोयले पे रह नहीं सकते क्योंकि रिन्यूएबल चीपर है। क्या हम महंगी बिजली चाहते हैं? नहीं, सबके जी, लिए बिल्कुल सस्ती बिजली बिल्कुल। अगर रिन्यूएबल से मिल रही है तो हमें रिन्यूएबल। तो मेरे अंदाज से ये जो बात हो रही है कि हम गरीब देश हैं, जीडीपी कम है, मेरे अंदाज से ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के गरीबों के फायदे में है, हित में है। क्लाइमेट चेंज जो जो तापमान है उसको अगर 1.5 डिग्री से कम रहते हैं तो वो सबसे बड़ा फायदा भारत के गरीबों को है, क्योंकि वो आज के दिन में मर रहे हैं। अमीर के पास तो पक्का का मकान है और हॉस्पिटल का एक्सेस है, वो तो अपने आप को बचा लेंगे। जो कोसी के किनारे बिहार जी में हैं, या केरला में जो बारिश गांव में लोग हैं, या जो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से जो लोग मर रहे हैं, वो कमजोर और गरीब लोग हैं। तो मैं सोचता हूं कि क्लाइमेट चेंज पे काम करना भारत के गरीबों के हित में। और जो ये बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम कोयला जलाएंगे क्योंकि हमें डेवलप्ड कंट्रीज ने पहले जलाया है और अब हम जलाएंगे, वो सिर्फ अमीरों की बात कर रहे हैं, गरीबों की नहीं। तो हमें, अगर हम सब पूरे देश की हित चाहते हैं तो ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ें, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ें, और दुनिया के साथ काम करें ताकि तापमान 1.5 डिग्री से कम रहे। और इस ग्रीन ग्रोथ में डेवलपमेंट भी होगा, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और होगी। जी। कई बातें चंद्रभूषण मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी की बात, साथ ही जो कि जीरो नेट की बात होती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, नेट जीरो एमिशन है कि एक समय ऐसा आना चाहिए कि जितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, उसको आप इसी कैप्चर करके आप न्यूट्रल करें। तो जितना एमिट कर रहे हैं उतना आप उसको सोखें भी। कहां कहां कार्बन डाइऑक्साइड सोखा जा सकता है? पेड़ों में, जंगलों में, जमीन पे। सॉइल एक बहुत बड़ा कार्बन का डिपॉजिटरी है, और आज के दिन में हमारे एग्रीकल्चर में जो हमारी जो जमीन है उसमें कार्बन कंटेंट कम होते जा रहा है।
लेकिन हमारे पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, हम किसानों के साथ काम कर सकते हैं ताकि हमारा जो जमीन है, जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कार्बन को सोख ले, सिक्वेस्टर कर ले। उसी तरह जंगलों में पेड़ है, से अच्छा कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड सकिंग मशीन नहीं है आज के दिन में। तो हम जंगलों को बढ़ाएं, पेड़ 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 उगाएं, और उसके अगर हो जाए तो हमारे पास अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि जो कि एक तरह से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके उसको के नीचे डाल सकती है। वो थोड़ी डेंजरस टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मैं भी उसको बहुत प्रमोट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जहां की 50% जमीन किसानों के पास है और 22 से 23% जमीन जंगल है, 3/4 है, तो वहां हम कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं। तो एक वैसा दिन, एक वैसा साल आना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में अगर 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, तो 100 टन हम जमीन और जंगलों में उसको कैप्चर भी कर रहे हैं। इसी को कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं। और पूरे हर एक देश को अगर हम टेम्परेचर मीट करना चाहते हैं तो सबको, विश्व को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। कुछ देश पहले हो जाएंगी, कुछ देश 2000 के बाद होंगी, लेकिन टोटल ग्लोबली हमें कार्बन न्यूट्रल, नेट जीरो जिसको कहते हैं, वो 2050 तक होना पड़ेगा। तो कई बातें मुझे आप इस चर्चा से समझ में आई कि, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि भारत के पास क्या रिसोर्सेज है ग्रीन फ्यूल पर ट्रांजिशन के, क्या वो कितने कब तक प्रैक्टिकल है हमारी इकोनॉमी को देखते हुए और हमारी जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का उसको देखते हुए। देखिए, हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होंगे। इसीलिए मैं ये जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो क्रेडिबल फाइनेंशियल प्लान है, मैं उसके बारे में बता रहा था कि भारत जैसे देश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जबकि भारत एक बहुत एम्बिशियस प्लान दुनिया को दिखाए और इन्वेस्टमेंट के लिए एक्ट करे। इन्वेस्टमेंट बहुत जगह नहीं होता है क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काफी एक तरह से रिजिड है, या हमारे पास जो प्रोसेस हैं, लॉ हैं, वो वीक हैं। तो हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज से ये कार्बनाइजेशन का प्लान है वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर भी हमारे देश के अंदर तैयारी पड़ेगी, ठीक करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आए। तो एक बड़ा सिंपल जवाब है इसका पूर्णिमा, कि सभी रिसोर्सेज को है, अगर भारत एम्बिशियसली जो ग्रीन ग्रोथ और डिकार्बोनाइजेशन का प्लान है, अगर भारत उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है तो। जी बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे और जो टेम्परेचर बात कर रहे हैं कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो बहुत खतरनाक हो सकता है, तो उसके क्या क्या असर हो सकते हैं, और ये जो ग्लासगो है, क्या ये मौका है जिस तरह क्लाइमेट कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं कि कोलैबोरेट करने के लिए जरूरत है, सभी देशों को ग्लोबली सबको आगे आने की जरूरत है, मौका है कि अब सीरियसली इस पर काम करें, डिकार्बनाइजेशन पर काम करें, कार्बन फाइनेंस पर काम करें और सीरियसली इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ बात करके और फिर सही है। ये जो ग्लासगो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसको बात करने वाला कॉप नहीं होना चाहिए, ये एक्शन का होना चाहिए। जो भी लोग कहें उसको, जिस चीज पे भी अग्री करें, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, यही मेरी भी एक्सपेक्टेशन है ग्लासगो से। देखिए, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आज के दिन में हम फेस कर रहे हैं। जी। दोगुनी बारिश हुई है औसतन, जो एवरेज है उससे। दिल्ली में कोई 600-700 मिलीमीटर बारिश होती है, इस 1400 या 1500 है, जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, वो इस साल हुई है। आपने देखा है नैनीताल और उत्तराखंड में कुछ घंटों में 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। केरला में जिस तरह से बारिश हुई है और लोग मरे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हो रहा है, जैसे ड्राउट, सूखा हुआ है,
या जिस तरह से हीट वेव आती है। तो क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट है वो पूरे सिस्टम पे है, हमारी सभी इकोनॉमी से लेके हमारे जीवन पे। जी। तो हमें इससे ज्यादा खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हानि बहुत है। ये बहुत जोर से चोट मार रहा है, और जो चोट है अगर बढ़े तो फिर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ग्लासगो में देश आए, एक्शनेबल पॉइंट पे बात करें, कोलैबोरेशन करें, तभी हम इस चीज से पूरे जी इससे हम बच सकते हैं। जी, मुझे एक बात आपकी याद है कि पिछले साल भी हम क्लाइमेट पर बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि हम क्या, अगर मौसम पैटर्न बदल जाएगा, बाढ़ आएंगी, तो क्या हम सब्जियां अपने खाने का, अपना फूड क्या लैब में उगाएंगे? अगर ये दशा आ गई तो क्या होगा? उसके लिए हमको सोचना चाहिए, वाकई सीरियसली एक्शन लेने की जरूरत है। सही बोला। मॉनसून के अलावा अगर मॉनसून डिस्टर्ब होता है तो ये देश खत्म है। ये हिस्ट्री भी बताती है। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्ट्री को देखें, इतिहास को देखें, तो मॉनसून डिसाइड करता है कि कौन सिविलाइजेशन सरवाइव करेगा। जी ये माना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी, जिसको हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म, गुप्ता जी डायनेस्टी को माना जाता है, उसको जो खत्म हुआ था वो क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ था। आज के दिन में ऐसे अध्ययन आ रहे हैं। महाभारत में बात हुई है बहुत भीष्म बाढ़ की, जो एक तरह से इंद्रप्रस्थ को डिस्ट्रॉय किया है। तो मॉनसून, और वही सबसे बड़ी बड़ी जो सबसे बड़ी जो डर है वो ये है कि अगर मॉनसून सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई तो फिर हम बहुत ही दिक्कत में फंसेंगे। हमारी जो परेशानियां हैं वो बहुत बढ़ेगी। तो क्लाइमेट चेंज पीछे भी आया है, क्लाइमेट चेंज अभी भी हो रहा है, और हमें सीखने कि हम किस तरह से हिस्ट्री में इससे डील किए हैं। और एक्चुअली हिस्ट्री में हम डील नहीं कर पाए हैं, इसी कारण सिविलाइजेशंस कोलैप्स हुए हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। जी बिल्कुल, सिविलाइजेशन खत्म हुई है क्लाइमेट चेंज के कारण, और उसके संकेत हमें मिल रहे हैं, यूरोप में भी मिल रहे हैं। सब सब देशों में लगभग ये दिखने में आ रहा है कि चाहे बारिश ज्यादा हो रही है, चाहे बाढ़ आ रही है, तो हर जगह इसका प्रभाव और संकेत मिलने शुरू हो गए। तो हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। और अगर ये क्लाइमेट को लेकर ये मीटिंग जो हो रही है COP26 ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के, यूके में, तो इसमें सीरियसली वर्ल्ड लीडर्स को बात करनी होगी, और उन्हें जो बात कर रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करना होगा गंभीरता से। ये सोचना होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कम हो, कार्बन एमिशंस कम हो, ये कैसे आगे बढ़ा जाए। और अगर हमें कोल का जो खपत है उसको कम करना है और उससे ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ना है, तो सीरियस इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और तमाम मुद्दों पर अपने बहुत विस्तार से समझाया कि आम लोग हैं उनको भी समझ में क्या हो रहा है, ग्लासगो में क्या मीटिंग हो रही है, और क्लाइमेट पर बात करना, एनवायरमेंट पर बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे फूड से है। फूड हम लैब में नहीं उगाने वाले। अगर इससे बचना है तो हमें सतर्क हो जाना होगा, सावधान हो जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। कार्यक्रम का हिस्सा थैंक यू। बनने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।